अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इलेक्शन के लिए वोटिंग कल होगी। किसका पलड़ा भारी है इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की रियासत मुखालिफ शख्स से मुलाकात की। बिल्कुल, जिसने मुल्क की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात की खबर को मरियम नवाज ने भी रीट्वीट कर दिया। क्या कुछ हुआ मुलाकात में, देखिए इस रिपोर्ट में। तुम अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका। रियासत मुखालिफ बयानिए के बाद रियासत मुखालिफ शख्सियात से मुलाकातें। क्या बयान आ रहे हैं उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। नई बहस छिड़ गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन में अफगान सलामती उमूर के मुशीर हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात की है। अफगान कौमी सलामती कौंसिल की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करने की पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान में जमहूरी अमल के लिए जारी जद्दोजहद में अफगानिस्तान हर मुमकिन ताउन करेगा। सवाल उठ रहे हैं कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल की, ऐसे शख्स को आखिर इज्जत क्यों दी गई? आखिर नून लीग किस डगर पर चल रही है? आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ा तकरीरें करने वाली मरियम नवाज ने भी अफगान नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की इस ट्वीट को रीट्वीट किया। 2 माह पहले अफगानिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात दिए थे, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज करते हुए अफगान सफीर को दफ्तर खारजा तलब किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान से भेजना इसलिए ख़तरनाक था कि ऐसे लोग बैनुल अक़वामी साजिशों के मददगार बना जाते हैं। हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात बड़ी मिसाल है। शहबाज गिल बोले, बावसूख ज़राए बताते हैं कि हमदुल्ला नवाज शरीफ के लिए मोदी का खास पैगाम लाए। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जाएगा। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मुहिब से नवाज शरीफ की मुलाकात पर हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना इसलिए खतरनाक था कि ऐसे लोग बैनुल अक़वामी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। नवाज शरीफ की अफगानिस्तान में रॉ के सबसे बड़े हलीफ हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात ऐसी ही कार्रवाई की मिसाल है। मोदी मुहिब या अमरुल्लाह स्वाले हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल को भी साजिश की बू आने लगी। लिखा, बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि हमदुल्ला मुहिब नवाज शरीफ के लिए मोदी का खास पैगाम लाए। मोदी और इसराइल से मिलकर इमरान खान के फोन हैक करने की कोशिश की गई। भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की गई। क्या इन सब हरकतों से नवाज शरीफ का एजेंडा वाज़ेह नहीं हो जाता? उन्होंने ये भी लिखा कि अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज को मुतनाज़ा बनाया जाएगा ताकि मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को एक जैसा दिखाया जाए। बाबा रवान कहते हैं मुलाकात अचानक नहीं, पहले से तयशुदा थी। यही नून लीग की पॉलिसी है। इसका कोई मतलब सिवाय इसके कि उनका नेक्सस है रहा का, नवाज शरीफ, एनडीएस और इनकी पॉलिसी और इनकी अगर आप जुबान देखें तो वो भी एक ही है। बाबा रहमान का कहना है कि जिस शख्स की बेहुदा जबान की वजह से रियासत ने उसके साथ ताल्लुक तोड़ दिया, नवाज शरीफ उससे मुलाकात आखिर कैसे कर सकते हैं? वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ रॉ के एजेंट से मुलाकातें कर रहे हैं। ये कश्मीरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं ये उसी से मार खाएंगे। इसराइल और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू कर रखी है। अगले 6 माह इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और इंडिया ने हाइब्रिड वॉर का आगाज़ किया हुआ है। 6 महीने बड़े अहम हैं और आपसे जनाब नवाज शरीफ साहब रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं कश्मीर में? मोदी से तो आप पगड़ियां बदलते हैं, आप कश्मीरी। आप कहाँ से कश्मीरी हैं जी? जाती उम्रा कश्मीर में, मैं कश्मीरी हूँ। जो जुबान नवाज शरीफ और उनकी बेटी इस्तेमाल कर रही हैं, इसी ज़बान के हाथों ये मार खाएंगे।
मोदी सरकार ने जासूसी करने में जब अपनों को नहीं बख्शा तो कश्मीरी रहनुमाओं को कैसे छोड़ देती। इसराइली सॉफ्टवेयर पैगासस के जरिए बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी, मीरवाज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती और कई कश्मीरी सहाफ़ियों के भी फ़ोन हैक किए गए। मकबूजा कश्मीर में मोदी के मजीद खुफिया हथकंडे बेनकाब हो गए। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए पोलिंग कल होगी। सिक्योरिटी और पोलिंग का अमला रवाना हो चुका है। पाक फौज, रेंजर्स, FC और पुलिस के 44,000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मुजफ्फराबाद से अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन तैयारियां आखिरी मराहिल में। 33 हलकों में 27,131 अफराद पर मुश्तमिल अमला पोलिंग स्टेशन में तैनात है। 44,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और FC एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। पोलिंग अमला और सिक्योरिटी एहलकार स्टेशन का रुख कर चुके हैं। शाम और रात तक सब अपनी जगह संभाल लेंगे। इंतजामात बगैर किसी मुश्किल के जारी हैं। पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। आज़ाद कश्मीर के 28 लाख से ज्यादा और मजमूई तौर पर 32 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक इंतखाब इस्तेमाल करेंगे। 708 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में पेशावर में महाजरीन की सीट पर पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शहाब उर रहमान से। जी शहाब। जी बिल्कुल, पेशावर में भी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन कल होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर दी गई है। यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें एक मर्दाना, एक जनाना और एक मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल है। यहाँ पर 2 हलकों पर इलेक्शन होगा, जिसमें LA 45 और LA 39 शामिल है। इन्हीं 2 हलकों पर 17 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल होंगे, जिसकी वोटर्स की तादाद 1381 है। इस वक्त पोलिंग अमला बमा सामान यहाँ पर पहुँच गया है और कल सुबह यहाँ पर 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस हल्के पर 3 पार्टियों के मुकाबले कांटेदार मुकाबला होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शामिल है। यहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं और पोलिंग का जो अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है शाहबुर रहमान, आपका शुक्रिया। इमरान खान आज़ाद कश्मीर में मकबूल तरीन लीडर हैं। PTI की कामयाबी के इम्कानात 44% हैं। गैलप ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। मकबूलियत में बिलावल भुट्टो का दूसरा और शहबाज शरीफ का तीसरा नंबर है। नवाज शरीफ चौथे और मरियम नवाज 5वें नंबर पर हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 12% कश्मीरी मुस्लिम लीग नून, जबकि 9% पीपल्स पार्टी के हामी हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं PTI हुकूमत ने कश्मीर के मामले में हथियार डाले, इसलिए कश्मीरी इन्हें वोट ना देकर बदला लेंगे और नून लीग की खिदमत पर उसे कामयाब बनाएंगे। कश्मीर के मसले पर इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जो सरेंडर किया है, जिसने भारत को शह दी कि भारत वो इंतहाई कदम उठाए जो वो 72 साल में कभी नहीं उठा सका था। इस नाकामी के बाद इंशाअल्लाह ताला कल कश्मीर के अवाम इमरान नियाज़ी की हुकूमत से अपने वोट के ज़रिए बदला लेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मुत्तहिदा हो, चाहे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, चाहे UN सिक्योरिटी काउंसिल जो 54 साल बाद 3 दफ़ा 1 साल में कश्मीर के ऊपर बहस हो, चाहे OIC हो, चाहे दुनिया के रहनुमाओं से मुलाकातें हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनका मुकदमा लड़ा, कश्मीर कास को आगे लेके गए, कश्मीरियों के सफीर बने, मोदी को, RSS को, हिंदुत्व की सोच को, फलसफे को एक्सपोज किया। फिर उसके साथ जो आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ का मंशूर है, वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, जिस जोश और जज्बा के साथ मैंने शुरू से लेकर कल तक और उनका मेहनत का खुद अपने आंखों से देखा, अपने कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस को देखा, तो जानते हैं कि अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दिया जाए, ओपन प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सियासी जमात मौजूद नहीं है आज़ाद कश्मीर। बाकी सारे के सारे सियासी जमातें
چور دروازے سے حکومت میں وہاں اپنی حکومت بنائی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے زور پہ، اپنے کارکن پہ، اپنی سیاست سے سارے مائنڈ اچھا، اب میں ماسک کے تھرو بول رہا تھا، آپ سب کو ماسک پہننا چاہیے، مگر ابھی کے لیے میں ہٹاتا ہوں. جی میں کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو فری اینڈ فیئر پلینگ فیلڈ ملے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت آزاد کشمیر میں بار بار بناتی. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے کشمیری عوام کے لیے شروع دن سے لے کے آج تک کام کیا ہے. نہ صرف آزاد کشمیر میں اپنے آزاد کشمیری بہن بھائیوں کے لیے خدمت کی ہے، مگر مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور جبر مسلسل چلتے آ رہا ہے، ہم ان کے کوز کو 3 نسلوں سے اپنا کوز سمجھ کے دفاع کر رہے ہیں اور جگہ جگہ اپنا آواز اٹھا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہر سال ہر بار کشمیر کے الیکشنز میں ایک اس قسم کے ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اس سال جس طریقے سے وفاقی حکومت نے ہر اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی وہ قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایسا اسٹریٹجک لوکیشن ہے جہاں کسی کو یہ موقع ہی نہیں ملنا چاہیے کہ وہ دھاندلی کا الزام اٹھا سکے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر سے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرے اور اس الیکشن پروسیس کو بچائے اس سے پہلے کہ تاریخ کے سب سے متنازع یہ الیکشنز ڈکلیئر نہ ہوں. وہ اس لیے کہ وفاقی وزیر آزاد کشمیر میں گھوم رہے ہیں. وفاقی وزیر کے آپ نے میڈیا نے ان کو پکڑا ہے پیسہ بانٹتے ہوئے آزاد کشمیر میں. وہ وفاقی وزیر کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایت دیا گیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر سے نکلے. اگر الیکشنز ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے، ان پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جنہوں نے اللیگلی الیکشن کمیشن کا کنٹیمپٹ کرتے ہوئے اس وزیر کا استقبال کیا، اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، اگر الیکشن کمیشن ان سارے کے سارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کل تک نااہل نہیں کیا جاتا تو یہ الیکشنز بہت ہی متنازع ہوں گے. ہم الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا اتھارٹی ایگزرٹ کرے، وہ اپنا اختیار استعمال کرے، اپنا ہی ادارہ کو بچائے اور آزاد کشمیر کے الیکشنز کو تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع الیکشنز بننے سے بچا دے. آپ ذرا سوچیں کیسے پورا انٹرنیشنل کمیونٹی آزاد کشمیر کو دیکھ رہا ہے. ان کو کیسے لگے گا کہ اس قسم کا آدمی کو پہلے آپ نے نامزد کیا جو کشمیر کو لکھ بھی نہیں سکتا ہے، جو آزاد کشمیر کا تاریخ کا اس کو نہیں پتا، آپ نے پہلے اس کو نامزد کیا، پھر جس کام کے لیے آپ نے اس کو وہاں بیچا، آپ نے اس وزیر کو، ایک سٹنگ آزاد کشمیر کے وزیر کو الیکشن کے دوران وہاں بیچا ہے ووٹ خریدنے کے لیے. آپ نے ایک سٹنگ الیکشن وزیر کو وہاں بیچا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو ڈرانے کے لیے، خوف کو پھیلانے کے لیے. یہ کیسے انٹرنیشنلی دیکھا جائے گا، بھارت میں کیسے دیکھا جائے گا کہ پاکستان کا وزیر آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ کر رہا ہے؟ آپ نے کیا کبھی یہ سوچا کہ اس کا کانسیکوینسز پاکستان کے اور کشمیر کے فارن پالیسی کے لیے کیا ہوں گے؟ کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا جو بھی الیکشن کل آئے گا اگر ان کینڈیڈیٹس اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا، کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا کہ عمران خان کے وزیر نے وہاں سے ووٹس خریدا، عمران خان کے وزیر نے وہاں سے ہوائی فائرنگ کر کے عوام کو ڈرا کے ووٹس لیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان اس ایشو کو نہیں پہنچایا گیا جتنا خان صاحب نے خود اپنا باتوں سے، اپنا کردار سے اور اپنا لیک آف ایکشن سے اس ایشو کو پہنچایا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی خوبصورتی اپنا جگہ،
لیکن اس خوبصورتی ایک بات چھپاتی ہے. وہ یہ بات چھپاتی ہے کہ کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے. کشمیر کے عوام جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, جو آزاد کشمیر میں بسنے والے ہیں, چاہے وہ مظفر آباد کا موجودہ حکومت ہو یا 3 سال میں بیٹھے ہوئے عمران کی کٹپتلی وفاقی حکومت ہو, انہوں نے دونوں آزاد کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے. میں ہر ڈویژن میں دورہ کر کے آیا ہوں. جو کام وہاں ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کا دیا ہوا کام ہے. اگر کوئی منصوبہ چلا ہے تو وہ موجودہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوئے منصوبے کو چلائے ہیں, اپنے نئے منصوبے نہیں لے کر آئے ہیں. اور پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب نے ایک اینٹ بھی نہیں لگایا آزاد کشمیر. بظاہر تو بہت خوبصورت ہے, مگر ان کے راستے ٹوٹے پھوٹے. ان کے پاس اگر روڈز نہیں ہوں گے, ان کا کمیونیکیشن کے فیسلٹیز نہیں ہوں گے, وہ پھر پہاڑوں میں پھنسے ہوئے. بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے لیے, سندھ سے جانے والے کے لیے تو اتنا پانی, اتنا دریا, یا ایک دن بارش ہو رہا ہے اور مزے کے اتنے بڑے بڑے دریا نظر آ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. گھر گھر تک اگر آپ کشمیر میں پانی نہیں پہنچا سکتے ہو, آپ مودی سے کیا بات کر رہے ہو اور باقی پاکستان کو کیا بات کر رہے ہو. جس جگہ پہ ہر دوسرا دن بارش ہوتا ہے وہاں آپ پانی نہیں پہنچا سکتے ہو, تو ہمارے جیسے علاقے جہاں ہمارے پاس پانی کا کمی ہے, اب ہم سے کیا باتیں کر رہے ہو. کشمیر میں جو ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ہوا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. بہت ہی پڑھے لکھے علاقہ ہے, مگر اس انویسٹمنٹ کو کنٹینیو نہیں کیا گیا. اور پھر آپ کی طرح, پورا پاکستان کی طرح, جس طریقے سے مہنگائی, غربت اور بے روزگاری نے کشمیر کے عوام کا جینا حرام کر دیا, ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو موقع ملتا, صاف و شفاف الیکشنز کا موقع ملتا, تو وہ واضح اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کرواتے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یا ادھر کا آزاد کشمیر میں بسنے والے ہو یا مقبوضہ کشمیر کے بسنے والے ہو, پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے جو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لیے, ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیے, ہمارا پارٹی کے لیے کل کا دن ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس دھاندلی کے باوجود, اس بائسنس کے باوجود, آزاد کشمیر کا, مظفر آباد کا حکومت کا مداخلت کے باوجود, وفاقی حکومت کے مداخلت کے باوجود, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے مسلسل دھاندلی کا مقابلہ کیا ہے. اس دفعہ بھی مقابلہ کریں گے. لیکن اگر ہم سچے ہیں آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ, تو جھوٹے دعوے کرنے کے بجائے سارے پاکستان کے جماعتیں کو وعدہ کرنا چاہیے کہ کل جو بھی الیکشن ریزلٹس نکلتے ہیں, ہم سب فورن نیشنل اسمبلی میں سینیٹ آف پاکستان سے نیا لیجسلیشن کریں گے, تاکہ اگلے آزاد کشمیر کا الیکشنز پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اگر آزاد کشمیر کے الیکشنز پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ ساتھ ہوں گے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آزاد کشمیر کے عوام اپنا قسمت بدل سکتے ہیں. جی سر. چیئرمین صاحب, یہ بتائیں کہ آپ جب گلگت میں تھے تو آخری دنوں میں آپ کو الیکشن مہم سے روک دیا گیا تھا. جی. آپ نہ پرائم منسٹر تھے, نہ وزیر اعلیٰ تھے, نہ وزیر اعظم تھے, ٹھیک ہے. لیکن اسی پرائم منسٹر کو آزاد کشمیر میں تمام جلسے کرنے کی اجازت ہے. سٹنگ وزیر اعظم وہاں جائے گا تو لازمی نوٹ بھی دے گا, ووٹ, تو آپ سمجھتے ہیں سارا چمک چلے گی وہاں پہ. تو یہ کیا ہے کہ آپ کو گلگت بلتستان میں آپ ایم این اے تھے, وہ بھی آپ پارٹی کے سربراہ کی حیثیت میں گئے, وہاں آپ کو آخری جلسہ مجھے یاد ہے گراؤنڈ میں کرنے نہیں دیا, کرسیاں اٹھوا لی تھی, اور یہاں پر وزیر اعظم کو, اس کے وزیروں کو, سب کو, تو مطلب تو صاف ظاہر ہے. جیسے آپ کو صاف ظاہر ہے ویسے باقی دنیا کو صاف ظاہر ہے. جس لیول پلینگ فیلڈ کا ہم ذکر کرتے ہیں, وہ لیول پلینگ فیلڈ تو اپوزیشن کو اور خاص طور کو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو نہیں دیا جاتا ہے.
मैं समझता हूँ कि सबको पता है कि वफाकी हुकूमत ने मुदाखलत करना था। वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पे इमरान खान की वफाकी हुकूमत जो धांधली की वजह से बना है, जो कभी माजी में ना धांधली के बगैर इलेक्शन जीता है, ना आगे जाके धांधली के बगैर इलेक्शन जीत सकता है, उसने कश्मीर में धांधली करना ही करना था। मगर हमें ये तो मालूम नहीं था कि इतना खुला धांधली होता, इतना खुला तादाद होता, इतना कंटेम्प्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन होता कि उनके वजीर हर जगह पहुंच रही हैं। इलेक्शन कमीशन पहले खामोश था, जब बोलने शुरू कर दिया किसी ने उसका बात नहीं माना। और इमरान खान का वहाँ आखिरी दिनों में जाना तो इलेक्शन कमीशन और आज़ाद कश्मीर के मुंह पे तमाशा है। और मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर के पास अख्तियार है, वो अभी वो इख्तियार इस्तेमाल करे, तारीख रकम करे, अपना इदारा को तगड़ा करे। वफाकी वजीर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने जहाँ जहाँ गया है वहाँ का PTI के उम्मीदवारों को नाअहल किया जाए और आगे जाके कोई इस तरीके से मुदाखलत आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस को नहीं होने देंगे। अगर ये काम नहीं हुआ, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के वज़ीर और उन कैंडिडेट्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो मुझ समेत दुनिया भर में कोई नहीं मानेगा कि ये साफ और शफाफ इलेक्शंस थे। एक तो ये कि क्या आप समझते हैं कि कोई और भी कुव्वतें हैं जो आम इंतखाबात पे असरअंदाज हुई थी और गिलगित बल्तिस्तान में भी क्या वही कुव्वतें आज़ाद कश्मीर में भी असरअंदाज हो रही है? और दूसरी ये बात बताइएगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कुछ वफाकी वज़रा की जानिब से कि पीपल्स पार्टी के पास तो वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है। आज़ाद कश्मीर में बहुत थोड़े कैंडिडेट्स हैं, तमाम नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट भी नहीं खड़ी कर सकती। ओके, सो दो बातें हैं। जहाँ तक आपका पहला सवाल है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फ़ौज और ISI के बारे में, बिल्कुल हम समझते हैं कि जहाँ तक 2018 के इलेक्शंस हैं मुदाखलत था। हम उस मुदाखलत का ना सिर्फ मज़म्मत करते थे लेकिन जगह जगह आवाज़ भी उठाते हैं। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस है, मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी, कुछ लोगों की कोशिश है कि ये गलत फहमी पैदा हो कि हमारे इदारे किसी का साइड लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी का साइड आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में लेंगे, इसलिए उनको पता होगा कि उनका इस फैसले का क्या रेपरकशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली या रीजनली। लेकिन वो जो कैंडिडेट्स जो अपने आप को PTI के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के कैंडिडेट्स कहलवाते हैं और भाग का जलसा में खड़ा होकर कहते हैं कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे टिकट्स बांधते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे किसी को बिठाते हैं तो किसी को खड़े करवा देते हैं। ये एक तासुर कुछ लोग खुद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पीठ पीछे कुछ इस किस्म की कुव्वतें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये सच होगा, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस कैंडिडेट को नाअहल करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरे लोग ये गलत तासुर देने का कोशिश ना करें। जी आप आपका दूसरा क्वेश्चन, मेरा जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं और ये तो आपका काम है कि जब वो वज़ीर, इमरान के वज़ीर जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये झूठ भी बोल रहे थे, तो आप उनको ये तस्वीर दिखाते कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो सारे के सारे उम्मीदवार हैं और वो आपकी उम्मीदवार को अपोजिशन में रह के हरवा रहे हैं। आप हुकूमत में होते हुए सारे सीट से उम्मीदवार नहीं खड़े कर सके, तो ये सिर्फ PTI का प्रोपेगेंडा है, झूठ है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर जगह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। हमारा तगड़े उम्मीदवार हैं, धांधली नहीं हुए तो वो आने वाले हुकूमत बनाने वाले हैं। अच्छा बिलावल साहब, एक तो वज़ीर आज़म ने रेफरेंडम की बात की कश्मीर के इंतखाबात के अंदर, दूसरा एक इंटरनेशनल मसला जो अफगानिस्तान का भी चल रहा है, आप अमेरिका भी गए हुए थे, तो ये दोनों मामले क्या है अफगानिस्तान की सूरत के ऊपर जो आपको ब्रीफिंग भी दी गई है, इस पर बात ना करें, इस वक्त सूरत बड़ी ख़राब होती जा रही है। जहाँ तक रेफरेंडम की बात है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे अवाम से लेके आज तक अगर मेरा कैंपेन को फॉलो कर रहे थे तो पहले दिन से लेके कल तक
हम जगह जगह जाके कश्मीर के अवाम को भी और आप सबको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि कश्मीर के अवाम अपनी ही किस्मत के फ़ैसले करे, और हमारा नारा सबसे बड़ी राय शुमारी। मगर साथ साथ मैं अपनी तकरीरों में कहता रहा कि भुट्टो शहीद कहता था कि कश्मीर के बारे में मैं अपनी नींद पे भी गलती नहीं कर सकता हूँ, और खान साहब जब भी मुंह खोलता है कश्मीर के बारे में तो गलती ही करता है। वैसे ही आपने एक तकरीर सुना होगा कल, खान साहब समझता है कि वो हर इशू पे हर मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है और फिर यू टर्न ले सकता है। खान साहब समझता है कि कश्मीर के अवाम बिक जाते हैं, वो गलत है। खान साहब समझता है कि कश्मीर के अवाम बेवकूफ़ है, वज़ीर आज़म आएगा इलेक्शन के आखिरी दिन पे कोई ऐलान करेगा और वो वाकई ही उसका पोजीशन होगा। ऐसे सच नहीं है। खान साहब को समझना चाहिए, उसने लेजिटिमेटली तो ये कुर्सी हासिल नहीं की, लेकिन अभी तक वो उस कुर्सी पर बैठा है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई राय शुमारी की बात करता है तो उसका असर होता है। अगर वो राय शुमारी रियासत का पॉलिसी है, यूनाइटेड नेशंस का पॉलिसी है, तो सर आंखों पे। लेकिन अगर आपका आर्ग्यूमेंट मोदी का मौक़िफ़ को तक़वियत देता है, अगर आपका मौक़िफ़ पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर के मुखालिफों को तक़वियत देता है, तो कम से कम आप चुप रहते। अपना इलेक्शन, अपना पार्टी की जीत कश्मीर कॉज से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। और खान साहब ने मुसलसल, चाहे वो मोदी के इलेक्शन हो जहां खान साहब मोदी के लिए दुआ कर रहा था कि जीत गया तो कश्मीर का मसला हल होगा, या जब कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में तारीखी हमला हुआ और हमारे लिए वो शर्मनाक दिन जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस हमला के जवाब में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर ये कहा कि मैं क्या करूं। उसने 2 साल तक कश्मीर अवाम के लिए कुछ नहीं किया। कहा था कि हर फ्राइडे हम सब खड़ा हो जाएंगे, याद होगा आपको, हर फ्राइडे हम सब खड़ा हो जाएंगे हमारे घरों के बाहर और यकजहती इज़हार करेंगे कश्मीर अवाम के साथ। वो वादा एक फ्राइडे तक चला। कहा था कि हम कश्मीर कॉज को उजागर करेंगे। कश्मीर कॉज को उजागर करने के लिए हमने अपना ही कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का नाम रख लिया था। कहा था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, बना कुलभूषण का वकील। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुनाफिकत, वज़ीर आज़म इमरान खान का यू टर्न्स और वज़ीर आज़म इमरान खान का झूठ हम सबको पता है। दुआ कर रहे हैं कि कश्मीर के अवाम अपने आप को इस तब्दीली का तबाही को बचाने के लिए कल तीर पे मोहर लगाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवा के कश्मीर के अवाम को उस तबाही से बचा सकते हैं जो पाकिस्तान में फैल रहा है। आपकी मुहिम जो है आपने बड़े गौर से हमने इसको मॉनिटर भी किया कि 3 हिस्सों में थी, फिर अमेरिका में गए, फिर बीच में बीबी आसमा भुट्टो को भी आप लोगों ने उतारा और बड़ी वेल प्लान आपकी एक मुहिम थी। सवाल ये कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीरियों को फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहते हैं या क्या रेफरेंडम, और मोदी 370 का जो आर्टिकल जो रिवोक करके आ जाता है। दूसरा आपने इसको आप किस तरह देखें। दूसरा सवाल ये है कि आपने आपका यू वर कोटेड एज सेइंग दैट जो जिन लोगों ने जो भारतीय कुलभूषण जो है पकड़ा गया था पायलट को, उन्होंने चाय पिलाई, वही लोग कैसे भुट्टो साहब को गद्दार करने से, ये फौज के लिए था या फिर पीटीआई की हुकूमत के लिए? बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी को आज़ाद और शफाफ मैदान मिला तो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लेंगे। बिलावल भुट्टो कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं लेकिन अपने घर का पता नहीं। मरी और इस्लामाबाद के सिंध हाउस में खुफिया वीडियोस बनाकर सियासतदान और अफसरान को ब्लैकमेल करने का इंकशाफ हुआ है। IT क्लर्क ने हाउस इंचार्ज को ब्लैकमेल करके जाली भर्तियां भी कराई। इसी में मजीद बात करेंगे। मंसूर मुगैर साहब हमारे साथ मौजूद है। मंसूर साहब, क्या मामला है ये? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में एक IT क्लर्क को रखा गया आर्जी तौर पर। उन्होंने जो वहाँ के इंचार्ज थे उनको ब्लैकमेल किया क्योंकि कोई ख़ास तकरीबात हुई थी, उनकी वीडियोज़ उन्होंने बना ली थी क्योंकि IT का माहर था। उन्होंने खुफिया तरीके से कैमरे लगाए थे। उसके बाद फिर
जो सिंध हाउस इस्लामाबाद का इंचार्ज था वो उसके हाथों ब्लैकमेल होता गया। वो काड़ा से ताल्लुक रखने वाले साकिब का फिर डोमिसाइल सखर से बनवाया गया। उसके बाद उसको फिर भर्ती किया गया, उसके भाई को भर्ती किया गया, उसके एक और रिश्तेदार को भी भर्ती किया गया है। तो इतनी नौकरियां देने के बाद अब वो 11 ग्रेड के उस क्लर्क को 22 ग्रेड का अफसरान का फ्लैट है जो फेडरल सेक्रेटरी रहते हैं सिंध से ताल्लुक रखने वाले, उनके घर पे वो फ्लैट पे उन्होंने कब्जा जमा के रखा है, वो खाली भी नहीं कर रहा है। जो हमारे जरा है उनका कहना है कि हैरानगी की बात है कि सिंध में डोमिसाइल का इतना बड़ा इशू चल रहा है, उनकी इंक्वायरी हुई, सीएम हाउस तक उसकी रिपोर्ट गई, लेकिन वो इतना बासर है या सीएम हाउस वाले खौफजदा हैं उससे कि उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जी ठीक है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। मरी और इस्लामाबाद के सिंध हाउस में खुफिया वीडियोस बनाकर सियासतदान और अफसरान को ब्लैकमेल करने का इंकशाफ हुआ है। बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी साहब। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।